नमस्कार मित्रों, मैं एसआरएफ प्रशांत एक बार फिर से आपका अभिनंदन करता हूं। कहानियों की श्रृंखला जो हम लोगों ने इच्छा शक्ति नामक कहानी से शुरू करी थी, आज उसमें 8वां मोती जोड़ रहा हूं। पिछली सभी कहानियों की तरह ये कहानी भी आपको मनोरंजन के साथ साथ कुछ सोचने पर भी मजबूर करेगी। इस कहानी का नाम है किरण। आज मुझे अपने गाँव एक पूजा के सिलसिले में जाना था। इस पूजा का आयोजन विगत कई वर्षों से हो रहा था। इस पूजन के दौरान सारा गांव मिलकर एक हो जाता था और ऐसी भी मान्यता थी कि जो भी गांव का व्यक्ति इसमें शामिल नहीं होगा उसका अनिष्ट हो जाएगा। मैं भी हर साल कहीं भी रहूं इस पूजा के दौरान गांव जरूर जाता था। इसका कारण कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि मेरे बाबा जी की आज्ञा और इच्छा थी। गांव का सुरम्य वातावरण, बाबा जी की आज्ञा, भगवान की पूजा, इन सब के अलावा एक कारण और था जो पिछले 3 वर्षों से मुझे गाँव आने और रात में रुकने के लिए मजबूर कर रहा था। उस कारण के प्रति मेरे आकर्षण का अंदाज़ा उसको था भी या नहीं मुझे नहीं पता लगे भी कैसे। पिछले 3 वर्षों में सिर्फ 3 बार ही तो देखा था, वो भी पूरे 30 मीटर की दूरी से। उसका तो मुझे नाम भी नहीं पता था, ना कभी उसकी आवाज़ सुनी थी, मगर हर साल सैकड़ों की भीड़ में भी वो चेहरा मुझे मिल जाता था। बिल्कुल वो वैसा ही था जैसे किसी की कल्पना हो सकती थी, या शायद कल्पना से भी परे। चेहरे पर एक अलग सी सौम्यता, आंखों में निश्चल चंचलता, सभ्यता की प्रतिमूर्ति, ऐसी मोहकता कि मेरे जैसा पत्थर भी आकर्षित हो जाए। मैंने ऐसी छवि पहले कभी नहीं देखी थी। हर साल वो पहले से ज़्यादा मोहक लगती। उसकी चॉकलेटी आंखों में बहुत गहराई थी। जब भी मेरी आंखों का मिलन उनसे हो जाता तो लगता था जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। पहले साल ही मुझे लगा कि शायद वो मेरे को उसको देखने से विचलित नहीं होती है। कई बार वो भी मुझे अपलक देखती थी। मैं लड़कों के स्कूल में पढ़ा इंट्रोवर्ट सा बंदा था, कभी भी किसी लड़की से बात ही नहीं करी थी। उसको पाने से पहले ही उसको खोने का डर आ जाता था, इसलिए पहली बार उसके बारे में कुछ जानने या पूछने की हिम्मत ही ना पड़ी। बस यही लगा कि ये किसी एक्ट्रेस की तरह लगती है क्या, या कोई राजपूताना पेंटिंग, या किसी रीतिकालीन कवि की रचना। पहली बार उसको देखते हुए सारे ख्याल मेरे मन में आ रहे थे। अब भैया कितना देखोगे, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? तुम तो अभी अभी आए हो, हम तो 3 दिन से लगे हुए हैं, हमारा तो नंबर ही नहीं लगा। अरे नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सुनो, किसी की लड़की के बारे में बात किया करो तो ज़रा तमीज़ से किया करो। अच्छा, लड़की के लिए भाईचारा ख़त्म करोगे तुम? ऐसा है, लड़कियों की इज्जत करना सीख जाओ तो तुम्हें भी कोई पसंद कर लेगा। चलो अच्छा, मूंगफली हो गई ख़त्म, अब सोया जाए। अपने कमीने कजिन के कहने पर मैं वापस लौट आया। उसके अगले साल फिर वही सिलसिला। पूजा होने के बाद भीड़ में मैं फिर से उसको तलाशने लगा। इस बार उसने बादामी कलर की फर वाली जैकेट पहन रखी थी। उसकी टोपी के अंदर से उसका दमकता चेहरा, और फिर उसकी वही चंचल आंखें, और फिर मेरा उसकी आंखों का मिलना, और फिर अव्यक्त को व्यक्त करने का प्रयास करना, वो भी बिना शब्दों के, 30 मीटर से भी ज़्यादा दूरी से। तुम फिर चालू हो गए, बहुत पहले जाओगे, ज़्यादा सीरियस हो तो बता दो, नंबर अरेंज करा देते हैं। फिर से उसकी आवाज़ ने मेरा ध्यान भंग किया और हम लोग लौट आए। पूरे 1 साल बाद दोबारा उसको देखा था। उसको देख लेने के बाद ही गजब की संतुष्टि मिली थी। और जब वो ये जानते हुए कि मैं उसे देख रहा हूँ, वो भी चुप चुप के मुझे देखती थी, और कभी आंखें मिल जाने पर उसका वो शर्मा जाना, बस शायद इस एक दृश्य के साथ पूरा साल कट जाए। सुनो बे, सवेरे जाना तो हमको ले जाना, तुम्हारा फ़ायदा करा देंगे। अरे तुम्हें तो बस गाड़ी मिल जाए फ्री की तो बस लद लो, लिफ्ट ले लो, ठीक है चलना। सवेरे सवेरे मेरा कजिन भी मेरे साथ हो लिया। तुम साले 21वीं सदी में जी रहे हो और 18वीं सदी के तरीके से काम कर रहे हो। ऐसे तो सवेरा हो जाए कुछ हो नहीं पाएगा। कुछ जानते हो कौन है? जानते हो? कभी बात करे हो? हैं? तिवारी जी की बिटिया है, नेशनल पीजी में पढ़ती है, डालीगंज में रहती है। और समझे, कानपुर से लखनऊ ज़्यादा दूर नहीं है। और एक बात और, नंबर एसएमएस कर दिया है तुमको। घर पहुंचकर मैंने उसका नंबर सेव कर लिया, पर कभी बात करने की हिम्मत नहीं पड़ी। हो सकता है कि वो नंबर किसी और का हो सकता है मेरा कमीना कजिन मजाक कर रहा हो। और अगर मान लीजिए उसी का नंबर हो और वो उसे उठा भी ले तो मैं उसे क्या कहूँगा कि मैं कौन हूँ? इन विचारों के साथ और उसकी शर्माती हुई छवि के सहारे ही मैंने 1 साल और काट लिया। आज फाइनली वो दिन है। आज मैंने डिसाइड कर लिया है कि उससे बात करनी ही है। रात को 10 बजे के करीब मेरे घर में पूजा शुरू हुई।
मेरे यहाँ से पूजा होने के बाद मैं फिर से उस लीला स्थल की तरफ जाने लगा, जहाँ 30 मीटर की दूरी से आंखों ही आंखों में मुलाकात करनी थी। आज तो आंखों से बात करने के सिलसिले को बढ़ाने के साथ ही शब्दों का भी आदान प्रदान करना था। फिर से भीड़ में मैंने उसको खोजना शुरू किया। उसके साथ रहने वाली उसकी सहेलियां तो नज़र आ रही थी, मगर वो कहाँ थी। बहुत देर ढूंढने के बाद भी मुझे कहीं दूर दूर तक वो नज़र नहीं आई। मेरा कमीना कज़िन भी इस बार नहीं आया था। उसकी सहेलियों के बीच में मुझे आरती दिखी। आरती, आरती, सुनो इधर आओ ज़रा। हाँ भैया बताओ। इन सब लड़कियों में वो लड़की नहीं नज़र आ रही है? तिवारी जी की लड़की, लखनऊ वाली है ना भैया? जाएगी कहाँ? अभी पकड़ कर लाते हैं। जाने कहाँ से मेरे अंदर को हिम्मत आ गई और मैंने आरती से उस लड़की के बारे में पूछ लिया। लोग क्या कहेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सारे ख्याल दरकिनार करके मैंने डिसाइड किया कि आज तो उसे अपने दिल की बात बोलकर रहूँगा। 2 मिनट के अंदर ही आरती उसका हाथ पकड़कर उसे मेरे पास ले आई। किरण, आओ तुम्हें अपने भैया से मिलाती हूँ। भैया आंगन में कुर्सियाँ पड़ी, आइए वहीं चल के बैठा जाए। जैसे ही वो मेरे पास आई मैं नर्वस हो गया। मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। हम दोनों को कुर्सी पर बैठाकर आरती पानी लेने अंदर चली गई। मैंने बहुत हिम्मत करके उसके पैरों की तरफ देखा। उसने गोल्डन कलर की सैंडल पहन रखी थी, उसके पैरों में रंग लगा हुआ था। तभी अचानक मेरी नज़र उसके पैरों की उंगलियों पर गई। उसके पैरों की उंगलियों को देखते ही मेरी आंखें चौंधिया गईं। मैंने तुरंत उसके चेहरे की तरफ देखा। उसके माथे पर बिंदी थी, पैरों में बिछिया और मांग में सिंदूर। भैया ये भी नेट की तैयारी कर रही है, कॉमर्स से, हेल्प कर दीजिएगा। कानपुर में ही एडहॉक में पढ़ाने लगी है। भैया बहुत इंटेलिजेंट है किरण, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लिया करना, नंबर ले लो। कुछ देर के लिए तो मैं संज्ञा शून्य होकर बैठ गया। आखिर मेरी तो दुनिया ही लुट गई थी। इंटेलिजेंट शब्द मुझे गाली जैसा प्रतीत हो रहा था। इस बार जैसे ही आरती उठकर गई, मैंने पूछा, आपने बहुत जल्दी शादी कर ली? हाँ जी कर ली। क्या आपका पूरी जिंदगी इंतजार करती? तभी राजू भैया की रिंगटोन बजने लगी। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं न फिर देर हो जाए, कहीं न फिर। कहानी कहता कहता मैं तो वियोग श्रृंगार का दर्द महसूस कर रहा हूं, पर आप सेंटी मत हो जाना। इट्स जस्ट अ स्टोरी। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं। And I am happily married to my one and only love of my life. हाँ, आपसे बस इतना ज़रूर कहना है कि never procrastinate. ज़्यादा इंतज़ार करना आपकी मानसिक सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चीज़ों को टालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, बेजा डरना, चीज़ों को लटकाना, इससे हमेशा नुकसान ही होता है, फ़ायदा नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ार आपकी किरण को दूसरे के घर का प्रकाश बना सकती है। धन्यवाद।